देखिए ध्यान से सुनिए सभी बच्चों, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी दो तरीके की होती है। जैसे कि इंसान का जन्म होता है तो वो दो तरीके से होता है, या तो मेल या फीमेल। इसी प्रकार से कंपनी भी दो तरीके से होती है, या तो कंपनी पब्लिक होगी या कंपनी प्राइवेट होगी। एक छोटी छोटी पीछे पीछे दौड़ी हुई एक और कंपनी आ रही है, वो कह रही है मैं भी तो हूं। ये कौन सी कंपनी है पीछे दौड़ी हुई आ रही है? हाँ, ओपीसी कह रही है मैं भी हूं। ओके, इट मींस ओपीसी भी एक कंपनी होती है। बट मुद्दा ये उठता है कि ओपीसी पब्लिक कंपनी है या ओपीसी प्राइवेट कंपनी है। तो ओपीसी बेसिकली क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। तो मैम उसे तीसरी कैटेगरी में आपने क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास कुछ यूनिक फीचर्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ यूनिक फीचर्स होती है। यूनिक फीचर्स बोले तो इट मींस अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में दो डायरेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी में दो मेंबर्स होते हैं, लेकिन 1% कंपनी में एक मेंबर होता है और 1% कंपनी में एक डायरेक्टर भी हो सकता है। तो एक ऐसी ओपीसी है जिसके पास क्या है? कुछ यूनिक फीचर्स हैं। इस तरीके की कंपनी को बोला जाता है 1% कंपनी। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। वन इज अ प्राइवेट कंपनी, द सेकंड वन इज अ पब्लिक कंपनी एंड थर्ड वन इज अ 1% कंपनी। बट 1% कंपनी भी अपने आप में एक प्राइवेट कंपनी ही है। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें, सेक्शन 3 ने हमें बड़ी सारी बातें समझाई। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 हमें कहता है कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अच्छा जी, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस by 7 or more persons, where the company to be formed is a public company, 2 or more person, where company to be formed is a private company, 1 person, where company is to be formed as a 1% company. सेक्शन 3 की भाषा आज हम करेंगे सेक्शन 3 की बात प्रीति सिंह के साथ। तो देखिए, सेक्शन 3 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। तो धीरे धीरे से समझ लेते हैं 1 और 2 ने क्या क्या कहा। 1 ने कहा देखो अगर कंपनी प्राइवेट बनानी है तो आदमी कितने चाहिए? 2। अगर कंपनी पब्लिक बनानी है तो आदमी कितने चाहिए? और अगर कंपनी ओपीसी बनानी है तो कितने आदमी चाहिए? 1। इतनी बात समझ में आई। ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 3 में। लेकिन कंपनी बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लॉफुल पर्पस होना चाहिए, लॉफुल। ओके, चलिए अच्छा आगे क्या कहता है। ये तो मेमोरेंडम की इन्होंने बात करी, मेमोरेंडम से कुछ पॉइंट्स बताए, इसे मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगी। मैं सीधा सबसेक्शन 2 की ओर बढ़ती हूं। सबसेक्शन 2 कहता है, सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 वो कह रहा है मुझे कुछ कहना है तो मैं क्या कहूंगी? कह दो ना। तो वो कहते हैं सबसेक्शन 2 में लिखा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। मैम ये बात मुझे खाए जा रही है, अंदर से खाए जा रही है। क्या एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, मेल है या फीमेल है, और उसके बाद वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो कैसा क्लासिफिकेशन है? स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। कैसा क्लासिफिकेशन है? स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है? जल्दी जल्दी आवाज आनी चाहिए। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। ओपीसी इज अ पब्लिक कंपनी। यस, किसने बोला? आप पिटेगा। भैंस उड़ाई आपने। कभी भी ओपीसी क्या नहीं हो सकती? वो हमेशा क्या होती है? तभी तो मैं कहती हूँ हम गेम खेल रहे हैं चिड़िया उड़, उसके साथ भैंस भी उड़ा दी। इट मींस ओपीसी कभी भी क्या नहीं हो सकती? एक पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। तो सेक्शन 3 को समझ लेते हैं और सेक्शन 3 को बस मजे मजे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हम मजे हुए प्लेयर हैं। ओके, सेक्शन 3 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन कहता है मुझे कुछ कहना है तो मैं क्या कहूंगी? कह दो ना। तो वो क्या कह रहा है कि मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए। तो अगर कंपनी ओपीसी है तो कितने मेंबर होने चाहिए? और अगर प्राइवेट है तो, और पब्लिक है तो
सातों को सात मारूंगा, एक सात मारूंगा। इट मीन्स पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 7। लेकिन ऊपर उसने कुछ और भी बताया, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। अब बात समझ लो जरा, इधर कमाल की बात ये समझ लो, जैसी कंपनी का, आप सभी बच्चे जानते हो कंपनी का बर्थ कैसे होता है, तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे। कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके, कंपनी का जैसे ही बर्थ होता है, जैसे ही बर्थ होता है तो उसके ऊपर एक अम्ब्रेला ओपन हो जाता है ऐसे अचानक से। यस, परफेक्टली राइट, सेपरेट लीगल एंटिटी। वो छाता ओपन पता क्यों हुआ? छत्र छाया है वो कंपनी की। क्या है वो कंपनी की? छत्र छाया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा छत्र छाया उसके नीचे नीचे चलता जाएगा। लेकिन कब तक? अब भगवान की छत्र छाया कब तक होती है आपके ऊपर? बता दो ना। जब ये बताओ, भगवान आपके साथ कब तक रहेगा? जब तक आप सही हो, आप सबके लिए अच्छा चाहते हो, तो भगवान की छत्र छाया आपके ऊपर रहेगी। लो, मैं बुरे कर्म चाहती हूं, तो बताओ क्या छत्र छाया दूर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? सेम इसी तरीके से, जैसे कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है? सबका साथ। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सबका साथ नहीं होगा तो ये लीगल एंटिटी का जो छाता है ये उड़ा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उड़ा दिया जाएगा। मैम सीधे सीधे बताइए ना, क्या कहना चाहती हो? लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। इट मींस यहां पे क्या होता है? देखिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड यू नो, कंपनी के पीछे रह के एक्चुअल पर्सन्स काम करते हैं, रियल पर्सन्स काम करते हैं, कंपनी के नाम से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी के पीछे रह के आपने कुछ गलत काम किए, अगर आपने कुछ गलत काम किए तो सेक्शन 3 का उल्लंघन होगा। क्योंकि उसने क्या बोला था? लॉफुल पर्पस। अगर अनलॉफुल पर्पस होगा तो छत्र छाया हटा दी जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। मैम मतलब कहने का मतलब क्या है? ये जो लोग हैं ना इधर 1, 2, 7, इनको भी ध्यान रखना है कि पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल। अगर अनलॉफुल पर्पस के लिए कंपनी बनी या गलत डॉक्यूमेंट्स देके कंपनी बनी, अब सुनना ध्यान से, गलत डॉक्यूमेंट्स देके अगर कंपनी बनी या फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनी, तो सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। ये बात कहता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 7। फिर सुनो ध्यान से, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है, कंपनी जो बनती है वो बनती है सेक्शन 7 के तहत। कैसे याद करोगे? PROCESS, यस और नो? PROCESS कितने वर्ड्स हुए? 7। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? 7 फेरों से बंधाइए जन्मों का बंधन। एक बार कंपनी बन गई तो बन गई, यस और नो? तो इट मीन सेक्शन 7 में है। लेकिन सेक्शन 7 का अंतिम छोर ये कहता है, और इस मंच से मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि इस छंद का आखिरी छोर क्या कहता है। मतलब इस सेक्शन का लास्ट सबसेक्शन क्या कहता है कि अगर 3 तरीके से पावर दी गई है, अगर कंपनी बनी अनलॉफुल पर्पस के लिए या गलत डॉक्यूमेंट्स देके कुछ भी गलत किया, तो सीधा शूट कर दो, गर्दन उड़ा दो इसकी। मतलब या फिर इसे अपनी बात कहने का मौका दो, बच सकते हैं। मतलब वहां पे पता कोर्ट को क्या पावर दी गई? ट्राइब्यूनल को स्ट्राइक ऑफ कर दो, राइट नेम को जो स्ट्राइकिंग ऑफ कर दीजिए। मैम मतलब, अरे भैया कंपनी जब बनती है तो रजिस्टर में नाम लिखा जाता है। अगर रजिस्टर में नाम है तो कंपनी जिंदा है, और रजिस्टर से नाम हटा दिया तो ट्राइब्यूनल को एक पावर तो ये दी गई है, सीधा इसकी गर्दन उड़ा दो, मतलब स्ट्राइकिंग ऑफ कर दो। दूसरा, तड़पा तड़पा के मारो इसे, तड़पा तड़पा के वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दे दो। गलत समझते हो आप हर बात को। मतलब दूसरा पॉइंट क्या बोला कि किस चीज का ऑर्डर दे दीजिए? वाइंडिंग अप का। तड़पा तड़पा के मारेंगे। तीसरा, पीट के छोड़ दो, अकल से ही कर देना बस। मतलब आपको नहीं कह रही मैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसमें चेंजेस करके देखो अगर पॉसिबिलिटी है, पर कुछ भी करने से पहले आपको अपनी बात कहने का पूरा क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा। ये बात लिखिए सेक्शन नंबर 7 और सब सेक्शन 7 में। आर यू गॉट द पॉइंट? इट मींस यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको कनेक्टिविटी सिखाई है। सेक्शन 9 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी हैविंग सम फीचर्स एंड द फीचर्स आर सेट फॉर पिक
S for separate legal entity, A for artificial person, T for transferability of share, P for perpetual succession, I for incorporated association और C for capacity to sue या B should और C for common C. Got the point? Okay. It means कंपनी पे ये सभी पावर्स पहुंच जाती हैं. यहाँ पे सेक्शन 3 आपका पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, लेकिन बात मेरी खत्म नहीं हुई, बात अब शुरू हुई है. कंपनी एक्ट, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने एक नया ऐसा सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप पूछो ही मत. 3A सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, किस नाम से? 3A. अनलिमिटेड लायबिलिटी कर दी. किसकी? मेंबर्स की. है नहीं वो यहाँ पे, पर मैं उसका जिक्र कर लेती हूँ. 3A सेक्शन नया लेके आए, क्योंकि 3 पढ़ाया तो 3A के बारे में बता देती हूँ. 3A में बेटा क्या किया? 3A में कुछ ऐसा किया कि मान के चलो एक कंपनी में 7 मेंबर चाहिए थे, लेकिन 7 मेंबर से कम हो गए, रिड्यूस हो गए, और आप ये लिमिट रिड्यूस हुए 6 महीने पूरे हो गए, और उसके बाद अगर कोई भी काम करोगे, उसके बाद अगर कोई भी काम करोगे तो जो रिसाइड मतलब जो रह गए रेजिडरी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. मैम 3A समझ नहीं आया, प्लीज ऐसे घूरो मत, समझाऊंगी. देखो 3A क्या कहता है? 3A कहता है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेक्शन 3 की, अगर उससे मिनिमम नंबर से मेंबर कम हो जाते हैं और कम हुए 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने इज एम्पल टाइम टू इंक्रीज द लिमिट, बट स्टिल नॉट, आफ्टर दैट यू आर डूइंग बिजनेस, तो इस केस में आपकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड. क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सिंपल. 3A इज ओवर एंड आउट, हालांकि वो यहां भी कवर नहीं किया गया. चलिए, तो इट मीन्स हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. ओके. अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज, तो जरा एक डायग्राम बना ले. चलो तो अच्छा, तो अब हम चलते हैं कहाँ? डायग्राम की ओर, धीरे धीरे. अनलिमिटेड लायबिलिटी में, अनलिमिटेड लायबिलिटी में कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाती है ना, तब उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. गोइंग कंसर्न में होती है तो नहीं, कोई लिमिट नहीं है उस पर, नो लिमिट. जितने भी डेट्स है कंपनी के लिए, उसकी सबके लिए लायबल. नहीं बचे तो हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप बने क्यों मेंबर? दिल से मत सोचा करो नो में. अगर जज दिल से सोचेगा तो कभी किसी को उम्र कैद सुना पाएगा? सोचो ना पीछे तक. अगर हम लॉ में दिल से सोचेंगे तो क्या कभी किसी को उम्र कैद हो पाएगी? किसी को जेल हो पाएगी? नहीं. तो दिल से सोचना ही नहीं. हो सो आगे बढ़ते हैं. देखिए इधर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, on the basis of liability limited by share, limited by guarantee, limited by share, limited by guarantee, and third one is unlimited company.
limited by share, limited by guarantee, and third one is unlimited liability company. On the basis of incorporation, on the basis of incorporation, Indian company, फॉरेन कंपनी. इंडियन कंपनी और कौन सी है? फॉरेन कंपनी. अदर में डाल सकते हैं हम बहुत सारी, अदर काइंड्स, अदर में आ सकता है आपका, सॉरी, अदर में आप डाल सकते हो डॉर्मेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और साथ में क्या है? गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, एसोसिएट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी, फॉरेन कंपनी. हो गया ना? चलो चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया. ये देखिए अदर काइंड्स ऑफ कंपनीज. हाँ सच्ची में, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी. हो गया सबका? अच्छा जी. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी. पहले इसको निपटा देते हैं. लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड क्या होती है? देखिए ध्यान से सुनिए. एक होती है पार्टनरशिप फॉर्म और उसके अंदर एक डिसएडवांटेज पॉइंट होता है क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी. क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी. उसमें और इस कंपनी में क्या अंतर है? अनलिमिटेड लायबिलिटी किसमें है? पार्टनरशिप फॉर्म में. और इसमें और उसमें क्या अंतर है? हाँ क्या अंतर है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर, बड़ा भाई है, कुछ कुछ आपसे मिलता है चेहरे में? पूरा सेम टू सेम? थोड़ा बहुत अलग है? इधर से भी? इतना इंटेलिजेंट है? नहीं, थोड़ा कम इंटेलिजेंट है. देखने में कुछ कुछ इनके जैसा, इतना ही लंबा, ऐसी पर्सनालिटी. ओके. दोनों भाई को देखते ही आपको देख के पता चल जाता होगा वो आपके भाई हैं, और उन्हें देख के पता चल जाता होगा आप उनके भाई हो. पहचान लेते होंगे ना लोग कि दोनों सेम है. ओके. पर क्या दोनों एक ही हैं? अलग है. बहुत सिंपल सी बात है कि घर में जब बहन भाई होते हैं तो आपस में उनको कुछ कुछ फीचर्स क्या करते हैं? मैच करते हैं. तो इट मीन्स वो सब एक ही हो गए? नहीं ना. सेम इसी तरीके से अगर कोई फीचर आपकी कहीं मैच करती है, इट मीन्स बोथ आर नॉट द सेम कॉन्सेप्ट, डिफरेंस इज देयर. क्या पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी अनलिमिटेड है वो इनिशियल स्टेज से है? कहां से है? इनिशियल स्टेज से है. बट कंपनी के केस में जो लायबिलिटी अनलिमिटेड है
वो तभी है जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है। अप टू गोइंग कंसर्न लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है और वहां पे वाइंडिंग अप में जाने के बाद वहां पर अगर कौन लिक्विडेटर बोलते हैं कि पैसा चाहिए तो आपको देनी होती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एंड पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी। गॉट द पॉइंट? लिमिटेड बाय शेयर में होता है, आपने अगर 100 शेयर लिए, कितने शेयर लिए? 100 शेयर्स लिए हैं, तो 100 शेयर्स में आपने अगर 80 रुपए दे दिए, बचे कितने? 20 के लिए है आप लाइबल हो। मतलब आपकी टोटल लाइबिलिटी 100 की थी, जितनी दे दी वो गई, अब लाइबिलिटी जो बची है अनपेड कैपिटल है सिर्फ उतनी है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट भी सुना होगा, एक होता है रिजर्व कैपिटल, एक होता है कैपिटल रिजर्व। तो जो रिजर्व कैपिटल होता है वो यही होता है, अनकॉल्ड कैपिटल जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम? रिजर्व कैपिटल। कब मंगवाते हैं उसे? वाइंडिंग अप। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा, पक्का पक्का पूछती हूँ, ठीक है। मान के चलो, क्या ऐसा कुछ हो जाता होगा, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। मान के चलो कंपनी में मैंने 100 शेयर ले रखे थे, हाँ ले लिए। अब क्या हुआ कि उसमें अभी मुझे 10-10 रुपए देने थे, तो टोटल लायबिलिटी मेरी कितनी थी? 10 इंटू 1000 शेयर, तो टोटल कितनी हो गई? 10,000। मान के चलिए मेरी 10,000 की लायबिलिटी अभी रिमेनिंग थी। कंपनी चली गई वाइंडिंग अप में। किस में चली गई? अब मुझे पता है मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने एक दिमाग लगाया, बताओ क्या दिमाग लगाऊं? शेयर्स ट्रांसफर कर देती हूँ। और ट्रांसफर पता है किसी की? रिक्शा वाले खड़े रहते हैं, उनके नाम कर दिए, भैया ये लो शेयर्स दे रही हूँ मैं आपको, दे दिया। अब आप ले रिकवरी कर लो, रिक्शा वाले के पास कुछ है ही नहीं, तो अब क्या कंपनी उनसे रिकवर कर पाएगी? ये बात कहाँ पढ़ी थी आपने? बिल्कुल सही एकदम। तुम डाल डालो तो हम पात पाते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपने शेयर्स क्या कर दें? ट्रांसफर। इसी वजह से लिस्ट बनती है वहां पे। अगर जिसके नाम अभी शेयर्स हैं उसने पैसा नहीं दिया, तो जिसने ट्रांसफर किया था वो चेक किया जाता है, उसने कब ट्रांसफर किया, कितने दिन पहले किया। एक टाइम के बीच में अगर किसी ने ट्रांसफर किया है तो उसी से पैसा रिकवर किया जाता है, अगर ट्रांसफर ही नहीं देता तो। गॉट द पॉइंट? इट मीन्स आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड बाय शेयर सिर्फ उतनी रहेगी जितनी रिमेनिंग है, उसके अलावा आपकी 1 रुपए की भी नहीं रहेगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, क्या एक कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? नहीं बन सकती। नहीं वाले कौन लोग जरा हाथ उठाइए प्लीज। मैं चाहती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में कंपनी क्या नहीं बन सकती? पार्टनर नहीं बन सकती। क्वेश्चन सुना तुमने? अब तुम्हारी बात गई। हाँ जी, एक कंपनी के अंदर पार्टनरशिप, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर कंपनी पार्टनर बन सकती है? नो। हाँ क्या पूछ रही हूँ मैं? सुन रहे हो ध्यान से? क्या पार्टनर बन सकती है? नहीं बन सकती। हाँ मैम हम तीनों सही लिए हैं, एक ही जैसा आंसर है। हाँ आप बताइए। बन सकती है। आप बन सकती है। आप मैम बन भी सकती है। मैं अपनी सहेली में विश्वास नहीं करती, झूठी है एक नंबर की। ओके पीछे। बन सकती है, बन सकती है, बन सकती है, बन सकती है। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। बन सकती है भाइयों और बहनों। क्यों? क्योंकि वहां पे पर्सन चेक करना है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कंपनी पर्सन है, इसीलिए कंपनी पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर बन सकती है, और एक कंपनी में भी मेंबर बन सकती है। समझो मेरी बात। क्योंकि सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन। फाउंडेशन अच्छे से नहीं पढ़ा क्योंकि प्रीति सिंह क्लास से क्लास नहीं लिया है। हाँ ओके दिया नहीं है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, और पर्सन बोले तो आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन। इट मीन्स एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है। गॉट द पॉइंट? ओके, क्वेश्चन ये था ही नहीं, क्वेश्चन तो अब शुरू होगा। क्या अगर एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनेगी
और आपको पता है पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी कैसी होती है? तो क्या कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड हो जाएगी? जिससे पूछूं मैं हाँ लायबिलिटी। मैम मेरे पीछे पड़ गई हो, आप बताना। मैंने क्या पूछा? जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर। मैंने सिर्फ इतनी बात पूछी, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड? टू द पॉइंट आंसर, यस और नो। हाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी, यस। अनलिमिटेड, यस। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ओ लिमिटेड। और मेंबर्स की लायबिलिटी प्लीज। उनकी लिमिटेड है। बिल्कुल सही बोला, इस बच्चे की बात पे ताली बजा दो आज तो। बिल्कुल कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, चाहे कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बट मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट होते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। गॉट द पॉइंट? ये था हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़े, अब इसका उल्टा चल लेते हैं, उल्टे चलते हैं। क्या एक पार्टनरशिप फर्म, क्या एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी के अंदर मेंबर बन सकती है? प्लीज होल्ड ऑन। क्या एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी के अंदर मेंबर बन सकती है? नहीं बन सकती। हाँ हाँ अब बताओ कौन बताएगा? पीछे वाले बच्चे बता दो। हाँ जी, ये बताएंगे दृष्टि, सृष्टि। हाँ दृष्टि नहीं हो सकती। क्यों? आगे वाले बच्चे हाँ जी आप बताइए। स्वागत है आपका, स्वागत है। हाँ हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है मैम, कहाँ मना किया है। हाँ और कौन? आप बताइए, पार्टनरशिप फर्म पर्सन है? नहीं है। कंपनी में जब भी कभी कोई मेंबर बनेगा तो उसके पास पर्सन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है बेटा, यहाँ पे तीन चीजें आएंगी पिक्चर में। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, यहाँ पार्टनरशिप एक्ट आएगा, यहाँ कंपनी एक्ट आएगा। As per the provision of section number 11 of the Indian Contract Act 1872, every person is capable to enter into contract who is of sound mind, measure and not disqualified by any law. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। सो बट एक्सेप्शन यहाँ भी है। एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है, सुन लेना ध्यान से, अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकती है। पर मैम ऐसा क्यों? सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। हाँ जी भैया, सेक्शन 8 बोले तो वहां पे जो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, सिर्फ वहां पे दे के जाना है। इट मींस सेक्शन 8 कंपनी से किसी तरीके का रिटर्न बैक, कोई डिविडेंड नहीं लिया जाता। क्या मैं सही कह रही हूं? किसी तरीके का कोई डिविडेंड वापसी में नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता ना? ठीक है मैम, अगर नहीं लिया जाता तो पार्टनरशिप फर्म को कंपनी के अंदर क्यों अलाउड किया? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कंपनी लोग? नेकी कर और दरिया में डाल। यहाँ पे कोई भी होगा दान पुण्य करेगा और चला जाएगा, क्योंकि डिविडेंड तो मिलेगा ही नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे सेक्शन 8 कंपनी के अंदर पार्टनरशिप फर्म को अलाउड किया है कि वो कंपनी के अंदर मेंबर बन सकती है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? पक्का पक्का? शिवजी महाराज की कसम है, याद रखना है, आज सोमवार का दिन है, ठीक है ना? भूलना नहीं है कभी भी जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। ये गारंटी वाली सिचुएशन क्या है मैम? यहां पे अमाउंट की गारंटी दी जाती है। क्या दी जाती है? कि हम इतने पैसों की गारंटी देते हैं कि अगर आपको जब भी कभी वो होगा तो हम इतना पेमेंट करेंगे। तो दैट इज अ लिमिटेड बाय गारंटी। क्या तीनों कंपनी में से किसी में कोई दिक्कत? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी क्या है? अनलिमिटेड कंपनी।
गॉट द पॉइंट? चलिए चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन कंपनी क्या है, ये फॉरेन कंपनी क्या है? जो इंडिया में पैदा हुई वो इंडियन कंपनी, जो फॉरेन में पैदा हुई वो फॉरेन कंपनी। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो फॉरेन कंपनी इंडिया में क्या तो करने क्या आई है इधर? किसने बुलाया? हाँ बताओ, किसने बुलाया इसको? बुलाया किसी ने? तुमने बुलाया, तुमने पुकारा, हम चले आए। सेक्शन 2 क्लॉज 42। हाँ इंडियन कंपनी भी डिफाइन है, इनको पुकारा सेक्शन 2 क्लॉज 20 ने। तुमने पुकारा, हम चले आए। बोलो वाह वाह वाह। हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया इंडियन कंपनी को, और सेक्शन 2 क्लॉज 42 में डिफाइन किया फॉरेन कंपनी को। डिटेल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, बट अभी इतना देख लेते हैं। अच्छा, तो अदर काइंड्स मैम फॉरेन और इंडियन में अंतर क्या है? अभी के लिए बस इतना समझना है कि फॉरेन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो अब इससे हमारा कनेक्शन क्या हुआ, इससे हमारी रिश्तेदारी क्या हुई? एक ऐसी फॉरेन कंपनी है जो बाहर बनी है और बाहर ही काम कर रही है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये ऐसी कंपनी है जो बनी बाहर है बट बिजनेस इंडिया में कर रही है। हाँ जी बताइए ना। अगर ऐसी कोई कंपनी है जो विदेश में बनी है, इनकॉर्पोरेटेड बाय फॉरेन लॉज बट डूइंग बिजनेस इन इंडिया, क्या उसको कंपनी एक्ट कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो पैसे लेके चली जाएगी, जैसे पहली कंपनीज चली गई हैं। पहले कंपनी फॉर्म में तो शुरुआत हुई थी ना, याद करो जब तुम छोटे छोटे थे, भगत सिंह के टाइम की बात याद करो। पहले कंपनी ही तो बनी थी, यहाँ कंपनी के थ्रू ही तो बिजनेस स्टार्ट हुआ था। और देखते ही देखते हमारे देश को वो कह रहे खा गए, लूट लिया हमारे देश को। और फिर चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसे वाली रानी थी। इसीलिए गलती एक बार करी है। अब आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूध का जला तो छाछ में भी फूंक मार मार के पीता है। इसीलिए सेक्शन 2 क्लॉज 42 बनाया। उन्होंने कहा अगर कोई फॉरेन कंपनी होगी और हिंदुस्तान में व्यापार करेगी, बिजनेस करेगी, तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 42 और इट इज कवर्ड अंडर कंपनी एक्ट। नॉट एप्लीकेबल ऑल द प्रोविजंस बट सम ऑफ द प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी। इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द फॉरेन कंपनी, नॉट होली बट सम एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा भी उसमें लगा हुआ है। सबको बात समझ में आ रही है? तो एक तो होती है प्योरली फॉरेन कंपनी, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो व्यापार भी वहीं कर रही है और रह भी वहीं रही है, बनी भी वहीं है। बट एक ऐसी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस इन इंडिया, सो दैट कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42। देखो मैं अभी एक ओवरव्यू दे रही हूँ, सेक्शन से जब पढ़ाऊंगी तब बात ही अलग होगी। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू है। ओवर मतलब पूरे का क्या, एक छोटा सा व्यू। नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी की बात अगर हम करें, डोरमेंट कंपनी होती क्या है? डोर बंद कर दिए, क्या डोर खुल नहीं सकते? और दीवार लगा दी तो कभी बाहर जा नहीं सकते। सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। डोरमेंट, एक बात बताओ, डोर बंद कर दिए तो क्या डोर खुल सकते हैं? बट यहां दीवार लगा दी तो फिर तो आप उधर जा ही नहीं सकते। अब मेरी बात सुनना, इसे भूल जाओ 2 मिनट के लिए डोरमेंट कंपनी को। अभी नीचे एक दुकान खुली है समोसे वाले की, बिल्कुल न्यू ब्रांड कल, और उसके बराबर में एक और दुकान है, वो काफी पुरानी है। बताओ सच्ची बताना, आप समोसे किससे लोगे, नई से या पुरानी से? नई ने क्या जहर मिला रखा है? बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है नई दुकान से? आपको ट्रस्ट ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना, ट्रस्ट ही नहीं है। इट मीन्स जब भी कोई नया व्यापार, नया बिजनेस, नई दुकान खुलती है, उसे कुछ टाइम लगता है और उसे बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? अब अगली बात सुनना, कोई कंपनी बनाई अगर आपने और उस बने हुए 5 साल हो गए तो पुरानी हो जाएगी, तो उसका जेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए अभी वो कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसके बिजनेस फॉल हो गया है, बिजनेस डाउन चल रहा है, बट उसे पता है 2-3 साल बाद सही हो जाएगा, और वो सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पा रही। और अगर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेगी तो उसके ऊपर अब तो जेल में जाना पड़ेगा। इट मीन सेक्शंस लगा दिए जाएंगे।
अब वो जिए या मरे, बताइए क्या करें, जिए या मर जाए? अगर जीती है तो पैसा नहीं है, और मरती है तो फिर जेस्टेशन पीरियड है। मतलब मैं बताऊं ना दोबारा से, अगर जीवित रहेगी तो सेक्शन का पालन करना पड़ेगा, और अगर मर जाएगी तो फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए तो लोग आत्महत्या नहीं करते, जो समझदार लोग होते हैं। हाँ, क्यों नहीं करते हैं? करनी भी नहीं चाहिए। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, जिंदगी के से हारना नहीं चाहिए। क्यों बताइए? क्योंकि अगर बीच में मर गए अपने पूरे कर्म भुगते हुए तो फिर दोबारा पैदा हो जाओगे। तो इसलिए बेटर है एक बार ढंग से जो कुछ हो देख ही लिया जाए, आर या पार, यस और नो। तो इट मींस यहाँ पे क्या सिचुएशन बता रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा, उसके पास एक रास्ता है तो बंद कर दे, एक रास्ता अगर जीवित रहे तो सेक्शन लगते हैं, तो बीच का रास्ता निकालो। सरकार ने कहा है ऐसी कंपनी के लिए एक मिड वे निकालते हैं, कंपनी भी रहेगी, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब मिड का एक रास्ता है, बीच का एक रास्ता है, जिसमें क्या होगा बेसिकली कि कंपनी तो रहेगी बट उसे सारे लॉ कंप्लायंस नहीं करने होंगे, जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। दैट पर्टिकुलर कंपनी इज अप्लाई टू द आरओसी इन द फॉर्म नंबर MSc1। एक फॉर्म फाइल करेगी MSc1 आरओसी को, MSc2 में उसे एक स्टेटस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्टेटस। दैट इज अ इनएक्टिव कंपनी बेसिकली, वो कुछ दिनों के लिए इनएक्टिव हो जाएगी क्योंकि उसका बिजनेस चल नहीं रहा है अभी। बट अगर वो चाहे फ्यूचर में तो क्या हो सकती है फिर से एक्टिव, देन अगेन अप्लाई करेगी, एक्टिव हो जाएगी। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज डोरमेंट कंपनी। गॉट द पॉइंट? डोरमेंट इज अ स्टेटस, इज नॉट अ टाइप बट इज अ स्टेटस। गॉट इट? अगला गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। हाँ, आपको पता है 242 कैसे याद किया? 42 बया प्लस इंग्लिश। तो इंग्लिश बोले तो कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। ओके। अच्छा 2 क्लॉज 20 कैसे याद किया? 0 टू हीरो, तो बोले तो 2 0, सेक्शन 2 क्लॉज 20। ओके। डोरमेंट कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? हाँ 455। गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 45। मैम बताइए ना, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? प्लीज बताइए ना। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होगी जिस कंपनी के अंदर किसी भी सरकार ने, हिंदुस्तान के अंदर 2 सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने अगर 51% और मोर कैपिटल कंट्रोल कर रखी है तो उस कंपनी का स्टेटस हो जाता है गवर्नमेंट कंपनी। क्या हो जाता है? गवर्नमेंट कंपनी। गॉट इट? सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। दैट कंपनी इज नॉन एज गवर्नमेंट कंपनी। बट इस लेवल पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन क्या आता है सुनिए। एग्जाम का क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करती हूं। आप मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस कभी भी लूज हो सकता है ना? जब शेयर ट्रांसफर होंगे तो उसका स्टेटस लूज हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड। गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। संस्था नहीं है वो सरकार की, उसका वहां पे सिर्फ क्या है? कैपिटल है। क्या गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाले बेनिफिट्स मिलने चाहिए? नो, नेवर। बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। मान के चलो आज सरकार का कैपिटल है तो आपने गवर्नमेंट वाले बेनिफिट दे दिए, कल को उसने ट्रांसफर भी तो कर सकती है। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देन व्हाट हैपन? फिर आप कहोगे सरकार चली गई, नॉर्मल बेनिफिट। इज इट पॉसिबल? दैट्स वाई हम कह सकते हैं वाले बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। गवर्नमेंट अगेन इज अ स्टेटस। शेयर्स अगर ट्रांसफर कर दिए तो स्टेटस खत्म, और सरकार तो अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती है ना, क्योंकि शेयर्स आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये कहीं ना कहीं आगे चल के हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, अभी तो मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में कितने बच्चों ने सुना है? कितने बच्चों के लिए सूना सूना है? सूना सूना है, जग सूना सूना लगे। हाँ, कितने बच्चों को सुना है? हाथ तो उठा दो प्लीज। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में जो बिल्कुल सब जानते हैं? नहीं जानते, मैं अब समझाती हूं।
आपका हमारी सभा में स्वागत है। आज की खबरें हम आपके साथ पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनी की। अगर सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो सेक्शन 8 कंपनी का इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इस कंपनी को बनाने के लिए इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो सेक्शन 8 कंपनी में दे रखा है। सेक्शन 8 कंपनी जब भी कभी बनती है तो इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब आप अप्लाई करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो ही आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है आरओसी के पास। इट मीन्स फाइनली अगर सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो आपको अप्लाई करना होगा आरओसी के पास। आरओसी जब आपको सर्टिफिकेट देगी तो आपकी कंडीशंस चेक करेगी और सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो तो आपका उद्देश्य होना चाहिए समाज सेवा, जैसे कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स, चैरिटी, रिलीजन या स्पोर्ट्स का बढ़ावा। इस तरीके के कार्यों में ही आपको पूरा पैसा लगाना होगा। दूसरी बात, आप जो इस कंपनी में पैसा लगाओगे किसी तरीके से भी इससे कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीटली बैन है। अगर भविष्य में किसी तरीके का कोई भी मुनाफा कंपनी को होता है तो उस पूरा का पूरा मुनाफा सेम इसी ऑब्जेक्टिव में री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी को कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी कभी भी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। अगर सेक्शन 8 कंपनी ने कभी भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है, लेकिन लाइसेंस रद्द होने से पहले उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी अगर भविष्य में कभी भी अपने आर्टिकल या मेमोरेंडम में किसी प्रकार का बदलाव चाहती है तो बदलाव करने से पहले प्रायर अप्रूवल लेनी होगी गवर्नमेंट की। अगर नहीं लिया तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनका लाइसेंस रद्द कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनके यहाँ पे बेसिकली चेकिंग होती है और सेक्शन 8 कंपनी अगर लॉस में चल रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि उस कंपनी को या तो वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकते हैं या फिर किसी ऐसी ही सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर एक खास बात है, वैसे जनरल रूल है कि एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी के अंदर मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन वो सेक्शन 8 कंपनी है जहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकती है। ये सारी बातें हमने करी सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, और सेक्शन 8 कंपनी को आमतौर पे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सेक्शन 8 इसका नाम बहुत ही प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि पूरा प्रोसेस इसको बनाने का सेक्शन 8 में दे रखा है। इससे पहले की अगर हम बात करें कंपनी एक्ट 1956 की तो उस समय से सेक्शन 25 कंपनी बोलते थे क्योंकि सेक्शन 25 के अंदर पूरा प्रोसेस दिया था। हिंदुस्तान के अंदर समाज सेवा करने के कई मूल रूप से तरीके हैं। एक सेक्शन 8 कंपनी है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एक ट्रस्ट है। 3 ऑर्गेनाइज तरीके से आप दान दे सकते हो, उसमें से काफ़ी फेमस जो है वो ट्रस्ट और सोसाइटी हैं। सेक्शन 8 कंपनी का प्रयोग भी काफ़ी किया जाता है क्योंकि इस ज़मीन पे, इस धरती पे अगर आप आज हम सब जिंदा हैं तो कुछ ऐसे अच्छे लोगों की वजह से जो दान पुण्य में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न लाया जिसका नाम रखा सेक्शन 8 कंपनी। आर यू गॉट द पॉइंट? ओके, ये था हमारे सेक्शन 8 कंपनी की बात। अगली हम बात करेंगे एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कैसे, कौन से सेक्शन में ये? बिल्कुल सही बोला, सेक्शन 2। अच्छा, सेक्शन 8 याद कैसे रखेंगे? सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। जी हाँ, सेक्शन 8 ऐसे याद रखना है, सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। एसोसिएट कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 6। 6 + 2 8 मीन्स एसोसिएट, ऐसे याद रखना है। 6 + 2 मतलब 8 बोले तो एसोसिएट। ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने सेक्शन 2 में क्या पढ़ा है जरा बताना सब बच्चे। सेक्शन 62 कंपनी एक्ट क्या कहता है? कैसे याद किया हमने? बस उठ आगे बढ़ हम तुम्हारे साथ हैं। कौन कौन साथ है? राइट इश्यू। और कौन याद साथ है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। और कौन साथ है? प्रेफरेंशियल इशू। तो ऐसे ही यहां पे डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 62। क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 62। 62 बस उठ आगे बढ़ हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और कह रही है 1% कंपनी से, हे 1% कंपनी बस उठ आगे बढ़ हम तुम्हारे साथ हैं।
मतलब अन्ना तुम संघर्ष करो, मतलब 1% कंपनी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट साथ हो सकती है? बाय गिविंग लॉट ऑफ प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस टू द 1% company, no need to comply all the provisions. What is the main disadvantage of incorporation of a company? That is a more low compliances. But if company is giving some relaxation to the some special kind of company, what is the logic behind this? The logic is that ki just to focus on your business, no need to like wasting your time, you're investing your time or hardcore money in the compliances of law or formalities. Just easily you should do business. Whenever you become a largest business sector or your turnover is increased, automatically comes into the normal company, and then government automatically taking more taxation and more compliances. Got the point? So that is the main objective, due to which central government giving lot more exemptions and privileges to the some special kind of company. But ये पावर इनके पास कैसे आई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कानून तो पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में जब कानून बनाया तो उसमें एक सेक्शन में बात लिख दी कि केंद्र सरकार चाहे तो, केंद्र सरकार चाहे तो कुछ कंपनी को और क्लास ऑफ कंपनीज को कुछ सेक्शंस की या सेक्शंस की छूट दे सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू। उसी सेक्शन से पावर मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसी सेक्शन की पावर का इस्तेमाल करके एग्जेम्पशन दी जाती है, और एग्जेम्पशन दी जाती है नोटिफिकेशन के थ्रू। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? अदरवाइज कानून तो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो इम्पोज भी कौन करेगा? पार्लियामेंट। तो छूट देने की पावर दी गई है, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट छूट देती है। समझ आई बात? उसके बाद होल्डिंग और सब्सिडी अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये हमने आज बेसिक पढ़ा। इसके बाद अगली क्लास में हम नेक्स्ट आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जॉइंट वेंचर कंपनी कुछ नहीं होती। जॉइंट वेंचर